Satoru? शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहां हम एक ओसी पिज्ज़ा शॉप को देखते हैं जहां सातोरू फ्यूजिनुमा नाम का लड़का पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। और जब वो डिलीवरी करने जा रहा होता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इरी कातागिरी होता है और वो हाई स्कूल में पढ़ती है और वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है। जब सातोरू डिलीवरी देने जा रहा होता है तो वो उसको बोलती है कि सातोरू पिज्ज़ा खा मत लेना, तो सातोरू कहता है क्या मजाक कर रही हो। और उसके बाद सातोरू वहाँ से डिलीवरी देने निकल जाता है और वहीं सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आ जाता है और अचानक सातोरू को कुछ होता है और वो एकदम से घबरा जाता है और सब कुछ लाल और फ्रीज हो जाता है। लेकिन फिर सातोरू खुद ही को वहीं पाता है जहाँ से वो आगे बढ़ चुका होता है और हमें लगता है कि जैसे टाइम थोड़ा रिवाइंड सा हो गया हो। देन जो हो चुका था वही सब फिर से होने लगता है और सातोरू अपने मन में कहता है कि रिवाइवल फिर से हो गया और वो अपने तेज नजरों से हर तरफ देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी वो ट्रक फिर से उसके सामने से गुजरती है जो कि पहले भी गुजर चुकी होती है, लेकिन इस बार सातोरू देख लेता है कि ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्टीयरिंग ठीक से नहीं पकड़ी होती है। सातोरू अपने बाइक को मोड़ता है और ट्रक का पीछा करता है और ट्रक वाले को ट्रक रोकने को बोलता है। तभी सातोरू साइड मिरर में ट्रक ड्राइवर को सोया हुआ देखता है। वो ड्राइवर को उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ड्राइवर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये सब इरी भी देख रही होती है। फिर सातोरू देखता है कि एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है। तब वो अपना हाथ ट्रक की स्टीयरिंग पर ले जाता है और ट्रक को दूसरी लाइन में मोड़ देता है। वो बच्चा तो बाल बच जाता है लेकिन सातोरू का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसको एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ इरी कातागिरी भी होती है। सातोरू की जब आँख खुलती है तो इरी उसको बताती है कि वो 2 दिन से बेहोश था और फिर वो उसको पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। देन वो उसको बोलता है कि मेरा नाम सातोरू फ्यूजिनुमा है, एज 29 ईयर्स एंड एक ट्रक का पीछा करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इरी उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए किसको कॉल करूं। वो उसको बोलता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हम सातोरू को घर जाते हुए देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो खुद से बातें कर रहा होता है और तब हमें पता चलता है कि जब भी सातोरू के आसपास कुछ खराब होने वाला होता है तब वो खुद ब खुद टाइम में 5 मिनट्स पीछे चला जाता है क्योंकि वो ये सब गड़बड़ ठीक कर सके और इस पूरे प्रोसेस को वो रिवाइवल कहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सातोरू और उसकी माँ मार्केट से सामान लेकर जा रहे थे। तभी सातोरू का रिवाइवल हो जाता है और वो 5 मिनट्स पीछे चला जाता है एंड उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो सब दोबारा से होने लगता है। वो हर चीज को ठीक से देखता रहता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता है और वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या आपने यहाँ कुछ अजीब सा होता हुआ देखा है। लेकिन उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आता है कि वो किस बारे में बात कर रहा होता है बिकॉज उसने अपनी रिवाइवल वाली बात किसी को नहीं बताई होती है। फिर उसकी मॉम को याद आता है कि एक बार जब वो बच्चा था तब भी उसने ऐसा ही कुछ कहा था। फिर उसकी मॉम इधर उधर देखती हैं और नोटिस करने की कोशिश करती हैं। तब वो देखती हैं कि एक आदमी उनको देख रहा था और उसके साथ छोटी बच्ची भी थी छोटी बच्ची। वो आदमी उस बच्ची को एक गाड़ी की तरफ ले जा रहा होता है और सातोरू की मॉम उसको कंटिन्यू देख रही होती हैं। वो आदमी वहां से चला जाता है लेकिन बच्ची वहीं छोड़ जाता है और फिर पीछे से कातागिरी आ जाती है। तब सातोरू की मॉम उसको भी डिनर साथ करने के लिए इनवाइट करती हैं। देन हम देखते हैं कि तीनों साथ बैठकर मजे से डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सातोरू की मॉम पूछती कि क्या तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो क्या। लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों बस दोस्त हैं, एज आई एक्सपेक्टेड। डिनर के बाद जब कातागिरी घर जा रही होती है तब सातोरू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। लेकिन उसकी मॉम कातागिरी को रात में रुकने को बोलती हैं जिसपे वो बोलता है कि वो एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सातोरू एक किताब की दुकान में जाता है और वो वहाँ एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा होता है। जब वो 5th ग्रेड में था तब 2 बच्चों की किडनैपिंग वाली न्यूज वहाँ पे लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि यूकी ने 2 बच्चों की किडनैपिंग की जिसके कारण उसको मौत की सजा दी गई थी। उसमें उसको किडनैप किए गए बच्चों में से एक का नाम भी दिखता है जो कि होता है कायो हिनाजुकी। ये नाम सुनते ही उसको कुछ ना कुछ याद आने लगता है, जैसे कि कायो उसकी क्लासमेट थी और वो हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन सातोरू ने स्कूल से घर जाते समय उसको अकेला खड़ा देखा था लेकिन उन दोनों में कभी बात नहीं हुई थी, इसलिए सातोरू उसको अकेला छोड़ के वहां से चला गया था।
एंड गाइज वो दिन उसका लास्ट दिन था जब उसने कायो को लास्ट बार देखा था एंड उस रात को ही वो गायब हो गई थी एंड बाद में उसकी डेड बॉडी भी मिली, जिसके कारण सातोरू काफी डिस्टर्ब हो गया था एंड वो हर टाइम खुद को ब्लेम करता रहता था कि उस रात अगर कायो को वो साथ घर की तरफ चलने को बोलता तो शायद आज वो जिंदा होती। सातोरू की मॉम ने बहुत कुछ किया कि वो इस चीज को भूल जाए और फिर टाइम के साथ साथ वो इन सब बातों को भूल जाता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि सातोरू की मॉम शॉपिंग मॉल में उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है और वो खुद से बात कर रही होती है कि वो आदमी उस बच्ची को किडनैप करने आया था, लेकिन उनके देख लेने के कारण उसने उस बच्ची को किडनैप नहीं किया। और वो ये बोलती है कि उसके देखने पर उस आदमी ने अपना चेहरा भी ऐसे छुपाया जैसे कि वो उसको जानती हो। सातोरू की मॉम को ऐसा लगता है कि वो आंखें उसने पहले भी कहीं देखी हुई थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को कब और कहाँ देखा था, और तभी उसको कुछ याद आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने घर जाती है और बोलती है कि ये सब मुझे सातोरू को बताना होगा, और अचानक से पीछे से कोई आता है और उसकी मॉम के पीठ पर चाकू मार देता है। देन वो उसका फेस देखती है और बोलती है सातोरू सही था, वो कहता था कि यूकी किलर नहीं है। और सातोरू की मॉम अपने फोन तक हाथ बढ़ाती है लेकिन किलर फोन उठा लेता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी सातोरू अपने घर जा रहा होता है, तब वो एक ब्लैक सूट पहने आदमी को उसकी सीढ़ियों से उतरता हुआ देखता है। फिर वो अपने घर की तरफ देखता है तो उसको घर का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। तभी वो जल्दी से घर जाता है, वो अपनी माँ को जमीन पर गिरा हुआ देखता है। जब वो अपनी माँ को हिलाता है तब उसको दिखता है कि उसकी माँ के पीठ पर चाकू मारा हुआ है। तभी पड़ोस वाली औरत वहाँ आ जाती है और सातोरू के हाथ में खून देखकर चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस वाले वहाँ पे सातोरू को अरेस्ट करने आ जाते हैं, लेकिन सातोरू बोलता है एक आदमी को उसने जाते हुए देखा था, लेकिन सातोरू के बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है और सातोरू वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सातोरू बोलता है एक और रिवाइवल और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जगह जानी पहचानी लगती है। तभी उसको एक बच्चा दिखता है और वो भाग रहा होता है, वो भी उसके साथ भागता है और एक स्कूल पहुंच जाता है जहाँ पे 1988 लिखा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि सातोरू 5th ग्रेड का बच्चा हो जाता है और इस बार रिवाइवल में वो 5 मिनट पीछे नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 साल पीछे चला जाता है। देन हम सातोरू को उसकी क्लास में देखते हैं और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो समय में इतना पीछे कैसे आ गया। फिर वो चुपके से स्कूल से भाग के अपने घर जा रहा होता है क्योंकि उसको अपनी माँ से मिलना होता है, लेकिन वहाँ पहुँच के वो अपने घर का दरवाजा बंद पाता है। फिर उसको याद आता है कि उसकी माँ घर की चाबी वही बॉक्स के नीचे रखती है। उसको चाबी मिल जाती है और वो घर के अंदर जाकर खुश होता है क्योंकि घर की उन चीजों से उसकी काफी पुरानी यादें जुड़ी होती है। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ आती है और वो अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसके आंख में आंसू भी आ जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ उससे पूछती कि बेटा क्या हुआ, एंड सातोरू बोलता है कुछ नहीं। नेक्स्ट डे सातोरू जब स्कूल जाता है तो वो काया को देखता है। काया वही लड़की है जिसका किडनैप एंड मर्डर हुआ था। सातोरू हर टाइम काया पर ही नजरें गड़ाए रखता है। तब वो नोटिस करता है कि काया को तो पैर पे चोट लगा हो जैसे कि उसे किसी ने मारा हो। देन वन डे वो काया से बात करने जाता है और बोलता है कि हम दोनों का घर एक ही तरफ पड़ता है, क्यों ना हम घर साथ चलें। लेकिन दूसरी तरफ काया उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। फिर वो एक और निशान काया के पैर पर नोटिस करता है और कहता है कि काया के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और हम देखते हैं कि यूकी दूर बैठ के उन दोनों को देख रहा होता है। स्कूल से जाने के बाद स्कूल मैगजीन में काया का लिखा ऐसे वो पढ़ता है, जिसमें काया ने लिखा होता है कि वो इस दुनिया से एक आइलैंड जाना चाहती है जहाँ कोई भी ना हो, वो बस अकेली ही हो। यहाँ तक कि उसने लिखा था कि उसकी माँ भी ना हो और वो जो चाहे जब चाहे कर सके, उसको रोकने वाला कोई ना हो। ये पढ़कर सातोरू को उसमें बहुत दर्द नजर आता है और उसको लगता है कि वो जख्म उसकी माँ ने ही उसको दिए हो, इसीलिए वो ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ पर उसकी माँ भी ना हो। फिर वो बोलता है अब तो काया से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। फिर एक दिन वो काया से बात करने जाता है और बोलता है कि मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भी उसको देता है। ये देखकर काया बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराती है क्योंकि पहली बार कोई उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। उसके बाद काया सातोरू से पूछती है कि तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं? देन वो बोलता है कि वो गुम हो गए हैं। काया के पास भी ग्लव्स नहीं होते हैं तो वो सातोरू के हाथ से अपने हाथ को मिला देती है और सातोरू की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो मन में कहता है कि वो काया के साथ ऑनेस्ट रहेगा और वो गलती से ये बात जोर से बोल देता है। इसको सुनते ही काया ब्लश करने लगती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। और फिर सातोरू कसम खाता है कि वो इस बार काया को जरूर बचाएगा
और फ्यूचर बदलेगा। देन हम उसको काया के साथ स्कूल में देखते हैं। वो काया से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा होता है, लेकिन काया उसको नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो स्टाफ रूम में जाता है और स्टूडेंट रजिस्टर खोल रहा होता है। जब भी उसके टीचर वहाँ आ जाते हैं, जिनका नाम मिस्टर यशीरो था, वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि उसने काया से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी, लेकिन उसने नहीं बताया, इसीलिए वो स्टूडेंट रजिस्टर चेक कर रहा था ताकि उसको काया की डेट ऑफ बर्थ पता चले। तब उसके टीचर रजिस्टर चेक करते हैं और सातोरू को बोलते हैं कि तुम्हारी और काया की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, 2 मार्च, इसीलिए काया तुम्हें नहीं बता रही होगी। तब उसको पता चल जाता है कि काया की किडनैपिंग उसके बर्थडे से एक दिन पहले हुई थी, यानी 1 मार्च को, और आज 19 फेब है, यानी कुल 11 डेज के बाद काया की किडनैपिंग होने वाली है। फिर सातोरू काया के घर जाता है। तब वो देखता है कि काया के बुक्स और ग्लव्स वहीं पड़े होते हैं और सामने एक स्टोर रूम होता है। और जब वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि काया बहुत जख्मी हालत में है और वो जमीन पर पड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सातोरू जल्दी से दरवाजा बंद करो। तभी काया की माँ वहाँ आ जाती है और काया को वहाँ से ले जाती है। फिर वो पूछता है कि काया को इतनी चोट कैसे लगी, तो उसकी माँ काया से बोलती है कि बेटा बताओ कैसे लगी। देन काया बोलती है कि मैं गिर गई थी। आगे हम देखते हैं रात का सीन। काया की माँ ठंडे पानी में उसका मुंह डालती है और बोलती है कि जल्दी से ये मुंह की सूजन कम करो, वरना और बच्चे देखकर सवाल करेंगे। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में सातोरू अपने टीचर मिस्टर याशिरो के पास जाता है और बोलता है कि काया की मॉम उसको मारती है, जिसपे याशिरो बोलते हैं कि मुझे भी यही लगता है। वो बोलता है कि अगर ये सब आपको पहले से ही पता था तो आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया। उस पे वो बोलते हैं कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से कंप्लेन किया था और वो काया के घर 3 बार गए थे, लेकिन वहाँ उनको काया की माँ नहीं मिली। ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग जाती हो। आगे हम देखते हैं कि सातोरू काया को क्रिसमस ट्री दिखाने पहाड़ पर लेकर जाता है। तभी 2 फॉक्स आकर उनकी तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं। फिर काया सातोरू से पूछती क्या ये दोनों कपल थे। इस दौरान काया और सातोरू भी बहुत करीब रहते हैं, फिर एकदम से दूर हो जाते हैं। वो दोनों उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत था, जिसको देखकर काया बहुत खुश होती है। देन हम सातोरू को स्कूल में देखते हैं और वो सोच रहा है कि कल सैटरडे है और काया को कल कैसे उसकी माँ से दूर रखा जाए। फिर वो प्लान बनाता है कि वो कल अपने दोस्तों के साथ साइंस सेंटर जाएगा, लेकिन उसके दोस्त वहाँ जाने से उसके साथ मना कर देते हैं। काया सातोरू से पूछती कि तुम अपने दोस्तों से क्या बात कर रहे थे, जिसपे वो बोलता है कि मैं उनको बोल रहा था कि मैं कल काया के साथ डेट पर साइंस सेंटर जाऊंगा। फिर वो रियलाइज करता है कि यार ये नहीं बोलना था। देन काया बोलती है कि उसकी माँ ने उसको सैटरडे को जल्दी घर पे बुलाया है और सातोरू बोलता है कि वो उसकी मॉम को मना लेगा। फिर हम देखते हैं कि सातोरू काया की मॉम से उसके साथ कल साइंस सेंटर जाने की परमिशन लेने आया होता है, लेकिन काया की मॉम उसे मना कर देती है। सातोरू फोर्स करने लगता है। फिर काया की मॉम काया से पूछती हैं कि क्या तुम इस लड़के के साथ जाना चाहती हो, तो काया सिर हिला के हाँ बोलती है, जिसपे उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली ही थी। तभी वहाँ पर सातोरू की मॉम आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि अगर बच्चे साइंस सेंटर जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, वहाँ जाके उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा। काया की माँ बिना कुछ बोले उसको लेकर अपने घर में चली जाती है। ऑन द नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सातोरू और काया साइंस सेंटर में होते हैं और सातोरू को लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। तब उसको याद आता है कि जब वो 5th ग्रेड में था तो उसी दिन वो साइंस सेंटर आया था, उसने काया को देखा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन वो अकेले आए थे और आज वो दोनों साथ में आए हैं। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उनको देखकर सातोरू बहुत खुश होता है। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग सातोरू बहुत तेजी से काया के घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि आज वही दिन होता है, मीन्स 1 मार्च, जब काया किडनैप होती है। सातोरू उसके घर पहुंचकर बेल बजाता है और काया बाहर आती है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और काया को देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर स्कूल जाता है और सारा दिन ऐसे ही रहता है। स्कूल खत्म होने पर काया बोलती है कि उसको आज जल्दी घर जाना है, लेकिन सातोरू उसको रोक लेता है और वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद सातोरू काया को उसके घर छोड़ने जाता है और जोर से कहता है कि कल सुबह उसे लेने वो फिर से आ जाएगा, ताकि उसकी माँ और आसपास में जो भी हो ये सुन लें कि काया अब अकेली नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 बजे वो काया के घर पहुंच जाता है और उसको इतनी जल्दी देखकर काया पागल कहती है और कहती है कि आज 2 मार्च है और आज दोनों का बर्थडे भी है। आगे हम देखते हैं कि वो और काया सातोरू के घर जाते हैं, क्योंकि आज सातोरू के घर पे पार्टी होती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके दोस्त पहले से वहाँ होते हैं।
फिर उसकी मॉम कहती है कि सातोरू को पहले से ही पता चल गया था कि आज काया का भी बर्थडे है, इसीलिए उसने एक अलग से भी केक मंगवाया था। ये देखकर काया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा गिफ्ट पूरा नहीं कर पाई, और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, कल दे देना। फिर सातोरू काया को ग्लव्स गिफ्ट देता है और वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। फिर वो काया को घर छोड़ता है और वो ठंड के मारे कांप रहा होता है। तब काया अपना मफलर उसको देती है और उसको बोलती कि मैं तुम्हें गिफ्ट कल दे दूंगी। उसके बाद वो खुश होता है और घर चला जाता है और बोलता है कि पिछली बार काया अपने बर्थडे से पहले ही मर गई थी और इस बार उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, मैंने फाइनली उसको बचा लिया। फिर बहुत दिनों बाद सातोरू चैन की नींद सोता है, जिसके कारण वो अगले दिन उठने में लेट हो जाता है। वो स्कूल लेट जाता है और वहाँ देखता है कि आज काया स्कूल में नहीं आई होती है और ये देखकर उसकी आंख खुल्ली की खुल्ली रह जाती है। फिर हम उसको स्कूल से काया के घर की तरफ भागते हुए देखते हैं और वो उसके घर का दरवाजा पीटता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता है। फिर वो स्टोर रूम में भी जाकर देखता है और वहाँ पर भी उसको काया नहीं मिलती है। फिर हम सातोरू को रोता हुआ देखते हैं। देन हम यहाँ पे 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जब सातोरू अपनी मॉम को अपने एक दोस्त के साथ बात करते हुआ देखता है। वो आदमी एक टीवी रिपोर्टर था और उसका नाम माकोटो था। तब हमें पता चलता है कि सातोरू की मॉम भी रिपोर्टर हुआ करती थी। माकोटो बोलता है कि बाजू के शहर में भी ऐसा कुछ हुआ था और हमने मर्डरर को पकड़ लिया था। सातोरू की मॉम चाहती है कि जो कुछ भी हुआ हो सातोरू उसको जल्दी से भूल जाए। देन हम देखते हैं कि पुलिस काया की मॉम को ही अपराधी मान रही होती है और पूछताछ करती है। फिर हमें पता चलता है कि काया की गायब होने के 6 दिन बाद पड़ोस वाले शहर से भी एक और बच्ची गायब हो गई और उसका नाम आईना कायाची था। और अब 10 दिन गुजर चुके हैं, ना तो काया का कुछ पता चलता है और ना कि उसके किडनैपर का। फिर अचानक से सातोरू खुद को 2006 में पाता है। दैट मीन्स कि वो अपने सही समय में वापस आ चुका होता है। वो देखता है कि कुछ नहीं बदला, उसकी माँ मरी हुई है और उसके पीछे पुलिस पड़ी है। और वो अपने मन में कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी ना तो वो काया को बचा पाया और ना ही अपनी मॉम को। फिर आगे हम देखते हैं कि सातोरू को उसके बॉस का कॉल आता है और वो उसको अपने घर बुलाता है। देन जब उसका बॉस घर के बाहर बियर लेने जाता है, सातोरू टीवी पर देखता है कि उसकी न्यूज चल रही होती है। फिर वो बाहर देखता है कि अचानक से पुलिस होती है, जिसको कि उसके बॉस ने ही बुलाया होता है उसको पकड़वाने के लिए। देन जैसे तैसे सातोरू वहाँ से भाग जाता है और एक जगह गिर जाता है और वो वहाँ पर कातागिरी को देखता है। देन वो उसका मोबाइल ऑफ कर देती है और बोलती कि तुम बहुत बेवकूफ हो, पुलिस तुम्हें ट्रैक कर सकती है, और कातागिरी उसको अपने घर ले जाती है। और फिर सातोरू पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिसपे कातागिरी बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी मॉम का खून नहीं किया है और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारा रिश्ता आपस में कैसा था। फिर वो कातागिरी के हाथ में एक बुक देखता है जिसपे काया की किडनैपिंग वाली न्यूज लिखी हुई थी। उसको पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि उसके पास में किए गए एक्शंस की वजह से फ्यूचर सच में बदला है, क्योंकि पहले उस बुक में काया की एज 10 साल लिखी हुई थी और अब 11 लिखी है। सातोरू सोचता है कि अगर उसको एक और मौका मिला तो वो काया का पूरा फेथ बदल देगा। फिर कातागिरी अपने काम पे चली जाती है। वो अपने बॉस को एक आदमी से बात करते हुए पाती है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। फिर वो बॉस को बोलती कि उसने आज का सारा काम खत्म कर दिया है और वो अपने घर जा रही है। उसका बॉस उसके हाथ में पिज्जा देखकर पूछता है कि ये किसके लिए है। देन वो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड आई है। फिर वो वहां से चली जाती है। उसको जाते टाइम वो आदमी उसको पीछे से देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सातोरू बाहर से कातागिरी के घर में जा रहा होता है। तभी उसका बॉस उसको देख लेता है और पुलिस को कॉल करने वाला ही होता है। तभी कातागिरी उसका फोन लेकर तोड़ देती है और उसे गुस्से में एक पंच भी मारती है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए सब कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। कातागिरी उसको बोलती कि अगर सच में तुम्हें मेरी परवाह है तो ये सब पुलिस को मत बताना। घर जाकर वो देखती कि उसके बॉस ने पुलिस नहीं बुलाई होती है और उसके मोबाइल पे सातोरू की मॉम के नंबर से एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैं सातोरू हूँ, तुम जहाँ भी हो वहीं रहो। तभी वो देखती कि उसके दरवाजे से धुआं आ रहा होता है। जब वो दरवाजा ओपन करती है तो वो अपने घर को आग की लपटों में पाती है और धुएं के कारण वो बेहोश हो जाती है। देन सातोरू कातागिरी के घर पहुंच जाता है और ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वो दंग रह जाता है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो घर के अंदर चला जाता है और वो वहाँ कातागिरी को बेहोश पाता है। फिर वो कातागिरी को उठाकर बाहर ले जाता है। इसी बीच उसको होश आ जाता है। वो अपना फोन सातोरू के जेब में रख देती है और फिर से बेहोश हो जाती है। फिर उनका बॉस भी आ जाता है और कातागिरी को संभालता है और सातोरू को जाने को बोलता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी होती है और वो वहाँ से चला जाता है।
है। फिर वो नोटिस करता है कि कातागिरी का मोबाइल उसकी जेब में है और वो फिर से वही मैसेज पढ़ता है जो कि उसकी मॉम के नंबर से आया होता है। तब सातोरू समझ जाता है कि आग किलर नहीं लगाई है और वो कातागिरी को मार के भी इल्जाम सातोरू पर डालना चाहता था। फिर सातोरू अपनी जेब से एक नंबर निकालता है जो कि उसने उस दिन अपने घर से उठाया था। वो उस नंबर पे कॉल करता है और वो आदमी उसको एक कैफे में मिलने को बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम सातोरू को कैफे में उस आदमी के साथ देखते हैं और वो बोलता है कि मैं और तुम्हारी माँ एक साथ काम करते थे। उसको याद आता है कि ये वही रिपोर्टर है जिसको बचपन में मैंने देखा था। देन आगे हम सातोरू को माकोटो के ऑफिस में देखते हैं। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी मॉम का खून नहीं किया है और तुम्हारी मॉम ने मरने से एक दिन पहले मुझे बताया था कि 18 साल पहले बच्चों को मारने वाला यूकी नहीं था और वो आदमी कौन था ये बताने के लिए अगले दिन माकोटो को मिलने के लिए उसने बुलाया था और उससे पहले ही सातोरू की मॉम का मर्डर हो गया। फिर वो माकोटो को कातागिरी के फोन में आया हुआ मैसेज दिखाता है एंड माकोटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है किलर कातागिरी को क्यों मारना चाहता होगा, जिसपे सातोरू बोलता है कि एक दिन कातागिरी ने शायद किलर को देखा था और बाद में कातागिरी उसके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए इसीलिए उसने उसको मारना चाहा होगा। फिर माकोटो बोलता है कि मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ ताकि कातागिरी से कुछ पता चल जाए। फिर माकोटो पुलिस से बचकर वहाँ जाता है लेकिन कातागिरी वहाँ पर नहीं होती है और उसकी जगह उसकी माँ वहाँ होती है। फिर सातोरू को कातागिरी के फोन पे एक कॉल आता है। वो कॉल कातागिरी का होता है और वो उसको ब्रिज पे मिलने को बुलाती है। तभी हम एक ब्लैक कार को कातागिरी का पीछा करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम दोनों को ब्रिज के पास देखते हैं जहां कातागिरी बोलती कि मुझे मिस्टर निशी जोनो पे शक है जो कि सिटी काउंसिल का प्रमुख मेंबर है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और सातोरू को अरेस्ट कर लेती है। कातागिरी रोते हुए बोलती कि मेरा यकीन करो मैंने पुलिस को नहीं बताया था और सातोरू बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन है। देन सातोरू नोटिस करता है कि अम्ब्रेला पकड़े एक आदमी खड़ा है एंड मुस्कुरा रहा होता है और सातोरू उसकी आंखों को देखकर पहचान जाता है कि उसकी माँ को मारने वाले दिन भी उसने उसी आदमी को देखा था और वही किलर था। तो गाइज ये था इरेज्ड एनिमे सीरीज का पार्ट 1 यानी हाफ। अगर आप लोगों को पसंद आया और आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच।